नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। कल करीब करीब इसी वक्त मोदी गुजरात पहुंचे थे। मोदी लैंड हुए और इलेक्शन टेक ऑफ कर गया। प्रधानमंत्री के इस कैंपेन का एक एक मिनट कैलकुलेटेड है। हर मिनट वो कोई मैसेज दे रहे हैं। रोड शो का मैसेज अलग है, रैली का मैसेज दूसरा है। आज सुबह मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंच गए, शिव की साधना की, त्रिपुंड लगाया और प्रचार पर निकल गए। मोदी रैलियों में जो नहीं कह रहे हैं वो उनके एक्शन से कम्युनिकेट हो रहा है। प्रधानमंत्री मंदिर मंदिर जा रहे हैं। वो कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस मुस्लिम कर रही है। मोदी 100% की बात कर रहे हैं, कांग्रेस 20% की बात कर रही है। सोमनाथ में मोदी ने क्या किया और सिद्धपुर में कांग्रेस ने क्या किया, इसके बाद 8 दिसंबर का नतीजा आज ही समझ में आ जाएगा। इस रिपोर्ट में आपको सारे पॉलिटिकल नैरेटिव समझ में आ जाएंगे। ये कोई साधारण तस्वीर नहीं है। गुजरात के 91% हिंदू वोटर्स को सीधा संदेश है। 8 दिसंबर आएगा तो गुजरात में केसरिया लहराए। जो लोग मोदी की राजनीति को समझते हैं, मोदी की इन तस्वीरों का मतलब भी समझते हैं। અને સોમનાથ દાદાના આશીર્વાદ હોય અને એની જોડે હવે જ્યારે જનતા જનાર્દનના આશીર્વાદ જોડાઈ જાય અને એટલે આ વખતનો આપણો લક્ષ્યાંક બહુ જુદો છે ભાઈ, પૂરો કરજો ને। અહીંની તો 4 એ 4 પણ આ વખતે નવા रिकॉर्ड तोड़वा है। अगर भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में अपने लक्ष्य 150 के आसपास पहुंचना है तो सौराष्ट्र रीजन में प्रदर्शन बहुत बढ़िया करना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उठाई। सबसे पहले वो सौराष्ट्र में आके बाबा सोमनाथ का दर्शन किए और उसके बाद उन इलाकों में जहां भारतीय जनता पार्टी 2017 में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, वहां एक दिन में 4 चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। और ये सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद किस तरह से चुनावी हवा बदलती है। हम 91% हिंदू वोटर्स की बात क्यों कर रहे हैं? उसकी ठोस वजह है। जब सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी महादेव से गुजरात विजय का आशीर्वाद मांग रहे थे, वहां से 482 किलोमीटर दूर पाटन जिले की सिद्धपुर विधानसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार ये कर रहे थे। તમે આપણે એમને નવું કરવા માટે એમને મત આપ્યા, મત આપીને આપણને છેતરી ગયા અને છેતરી ગયા પછી છેતરા તો આપણને એકને છેતરા હોય તો બરાબર, પણ આજે આખો દેશ ખાડામાં ધકેલી ગયો, આખો દેશ ખાડામાં ધકેલી ગયો અને દેશને માત્ર ને માત્ર બચાવી શકે તો મુસ્લિમ સમાજ બચાવી શકે અને દેશ કોંગ્રેસ પાર્ટીને જો કોઈ બચાવી શકે તો મુસ્લિમ પાર્ટી બચાવી શકે। इनका नाम है चंदन जी ठाकुर, सिद्धपुर से मौजूदा कांग्रेस विधायक हैं और इस बार भी पार्टी ने उन्हें ही टिकट दिया। लेकिन उन्होंने वोटिंग से पहले मुसलमान करना शुरू कर दिया। अब आप समझ गए होंगे कि सोमनाथ से सिद्धपुर की बात हम क्यों कर रहे हैं, सिद्धपुर की सीट की इतनी अहमियत क्यों है, वो भी जान लें। सिद्धपुर वो सीट है जो 2 बार से बीजेपी हार रही है। सिद्धपुर वो सीट है जो 2 बार से कांग्रेस जीत रही है और यहां हार जीत का फैसला 22% मुस्लिम वोटर करते हैं। लेकिन इस बार सिद्धपुर में 4 बड़े उम्मीदवार हैं। 3 हिंदू हैं, 1 मुसलमान है। जो मुसलमान है वो ओवैसी की पार्टी का है। नाम है अब्बास भाई मोहम्मद शरीफ भाई। आम आदमी पार्टी से महेंद्र सिंह राजपूत, बीजेपी से बलवंत सिंह चंदन सिंह राजपूत और कांग्रेस से हैं मुसलमान करने वाले मौजूदा विधायक चंदन जी ठाकुर।
ये हिंदू मुसलमान को लेकर बहुत सेंसिटिव सीट है। रुद्र महालय मंदिर और जामी मस्जिद का पुराना विवाद है। 1410 से 1444 के बीच अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर परिसर को तोड़ा था और अहमद शाह ने यहां जामी मस्जिद भी बनाया। सब्सिडी मिलती थी। गुजरात की 182 सीटों में सिद्धपुर की सीट इसीलिए चर्चा में है। दरअसल सिद्धपुर की सीट 2022 चुनाव की वो लेबोरेटरी है जहां ये प्रयोग हो रहा है। राहुल गांधी और मारी प्रियंका गांधी रोड पर आई, क्योंकि आम आदमी पार्टी की नजर मुस्लिम वोटर्स पर है और ओवैसी की भी। इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि कुछ दिन पहले ओवैसी यहां आए थे और साफ साफ कह दिया था बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, आप वाले सब हिंदूवादी हैं, एक हम ही मुस्लिमवादी पार्टी। हमारे मुल्क की जो हकीकत है, जो सियासी हकीकत है, वो मैं आपको सच्चाई से बयान कर रहा हूं। वो ये है कि हर सियासी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आप हो, इनके पास मुस्लिम अक़लियत की, मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की कोई अहमियत नहीं है। ये सच्चाई है। दूसरी है कि ये इस बात का फैसला कर चुके हैं कि आपके वोट की जरूरत नहीं है। और तीसरा वो ये मान चुके हैं कि आप हालत मजबूरी में उनको वोट देंगे। आज हमारे वतन अजीज की सियासत की एक और तरीका ये है कि जितने जो अपने आप को सेकुलर बोलते हो, सेकुलर नहीं है, वो सेकुलर पार्टी और उनके नेताओं में एक कंपटीशन हो चुका है कि हम नरेंद्र मोदी से ज्यादा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर चलते हैं। कांग्रेस को इसी बात का डर सता रहा है, कहीं मुस्लिम वोट बढ़ तो नहीं रहा। क्या ओवैसी मुस्लिम वोट खींच रहे हैं? क्या मुसलमान आपकी तरफ जा रहे हैं? क्या बीजेपी को फायदा हो रहा है? सोमनाथ की जनता क्या चाहती है 2022 के विधानसभा चुनाव में, इसके बारे में बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है खान साहब। बोलो खान साहब, ये बताइए कि क्या सोच रहे हैं इस बार, कौन सी पार्टी जीतेगी इस बार? कोई भी आवे यार, अपने का खबर पड़े नहीं भाई। हाँ? ये कोई पार्टी आएगी। हाँ। अच्छा, जो अभी सरकार है उसके कामकाज से खुश हैं आप? तो काम काज से तो हर एक के काम काज से खुश है ना भाई। कोई करता, जो करता वो अच्छा ही करता अपने हिसाब से। अच्छा, इस इलाके में मोदी जी की अभी रैली हुई थी, आपको लग रहा है कि उसका कोई असर होगा? ये अपने इसके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, अपने इसमें क्या कह सकते हैं। नहीं, अभी हमारे इलाके में तो है, कांग्रेस वाले भी हैं, भाजपा वाले भी हैं, बीजेपी वाले भी हैं और आम आदमी पार्टी भी है। अभी तो रेस में तो आम आदमी पार्टी भी है भाजपा के साथ में। कांग्रेस का तो ठीक है, मगर आम आदमी पार्टी भी अभी रेस में है, बहुत है। आपकी पार्टी केजरीवाल का बोलता है। केजरीवाल का बोलता है। हाँ। अच्छा, क्यों अच्छी लगती है केजरीवाल की पार्टी? वो काम किया है ना ऐसा। अच्छा, गुजरात में? हाँ, उधर दिल्ली साइड में भी किया है ना, हाँ हाँ। इसके लिए। अच्छा, यहाँ पे मोदी जी आए थे रैली करने, आपको लगता है कोई असर होगा उसका? वो सर तो सीट में फेर पड़ेगा। पड़ेगा फेर पड़ेगा। अच्छा, कितना फेर पड़ेगा? वो 25-30 सीट का फेर पड़ेगा। केजरीवाल ओनली झाड़ू। पिछली बार तो कांग्रेस को जिताया था आप लोगों ने। हाँ, हमने ही जिताया था। हाँ। काम अच्छा नहीं लगा, इसलिए इस बार झाड़ू में चले गए। अच्छा, अब मोदी जी की रैली हुई थी, लग रहा है कोई असर होगा उसका? नहीं, कोई असर नहीं होगा भाई। ओनली फॉर झाड़ू ही आएगा अभी तक। ओवैसी तो है ओवैसी गुजरात में है ही नहीं, इधर है ही नहीं, उसको तो आना ही नहीं इधर। वो तो बी टीम है, जो भी है डायरेक्टली सब वो ले रहे हैं ना, हम थोड़ी ले रहे हैं। बाकी हमको उसकी कोई मान, हम तो यहाँ भाजपा कांग्रेस को मानते हैं। यहाँ हमसे यहाँ से कोई दिल्ली धारा सभ्य यहाँ की गान कोई हमको मिलती नहीं है। हम खुद विकास करते हैं, खुद बनते हैं। 5 साल से मैं बता रहा हूँ आपको, पिछले 5 साल से जो विकास हुआ है, जो चंदन जी ठाकुर जो सीतपुर विधानसभा में जो आए, उनका काम बहुत बढ़िया रहा। चंदन जी का एक वीडियो आ रहा है जिसको लेकर देखिए, गलत है, वो गलत वीडियो है, वो बना के भेजा है। अच्छा, बना के भेजा है, वो गलत वीडियो है। वो
विरोध पक्ष ने बनाया है वो वीडियो। अच्छा, कि मुस्लिम थे वो ऐसा के वोट से जीतते, मुस्लिम ही कांग्रेस ये गलत वीडियो बनाया है। नहीं, मुस्लिम कांग्रेस नहीं है। यहाँ जयनारायण व्यास साहब थे, नर्मदा मंत्री थे, आरोग्य मंत्री थे, इसी धारासभ्य में बनके गए थे। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिम बचा सकती है। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं कहा। वीडियो गलत बनाया है वीडियो। अगर मुसलमान ऐसा सोचता होगा तो यहाँ का धारासभ्य जयनारायण व्यास साहब या आरोग्य मंत्री रहा, फिर रहा नर्मदा मंत्री रहा, जो गुजरात सरकार के सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नर्मदा मंत्री, उसका खाता ये धारासभ्य के साथ। फिर ओवैसी साहब के लिए ओवैसी है ही नहीं, हमारे है ही नहीं, बनता है तो कोई नहीं मानता है। इसको कोई जोड़ नहीं हम लोग की, हम सलामत है। चलता है कांग्रेस। अच्छा, दरअसल जितने सर्वे हो रहे हैं और उनसे जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, उनसे एक बात तो साफ हो रही है कि इस बार गुजरात में मुस्लिम वोट बंटने जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को होने जा रहा है और उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। ऐसे में जब सिद्धपुर के प्रत्याशी मुस्लिम वोट की ताकत बता रहे हैं, उसकी पैरवी कर रहे हैं, तो ये मुस्लिम वोटों के छिटकने का डर ही तो है। और वो भी ऐसे बयान तब आते हैं जब नरेंद्र मोदी सोमनाथ दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, गुजरात में धुआंधार प्रचार करने जा रहे हैं, तो इस खबर के सियासी मायने भी जरूर निकलेंगे। सोमनाथ से सिद्धपुर तक क्या चल रहा है? गुजरात का हिंदू किधर है, मुसलमान किधर है? सोमनाथ और सिद्धपुर के ग्राउंड से कैसी पॉलिटिकल साउंड आ रही है? क्या मुसलमान भी मोदी को जिताएगा? सिद्धपुर ऐसी सीट है जहां एंटी मोदी मुसलमान बंट रहा है। सोमनाथ ऐसी सीट है जहां प्रो मोदी मुसलमान मोदी के साथ है। जब प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ में भगवान सोमनाथ का दर्शन कर रहे थे, उस दौरान संवाददाता भास्कर मिश्रा सोमनाथ के मुसलमानों का मन टटोल रहे थे, क्योंकि जूनागढ़ में 9 सीट आती है, जिनमें से 2017 में 8 सीटें कांग्रेस के खाते में गई। यानी यहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 89% का था, जबकि बीजेपी का सिर्फ 11%। सौराष्ट्र में कोली पाटीदार वोट हार जीत का फैसला करता है, लेकिन पिछली बार पाटीदार आंदोलन से बीजेपी को नुकसान हुआ। 12 से 15 मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ रहा। यही वजह थी कि सोमनाथ में भी कांग्रेस के विमल भाई चुडासमा 20,000 वोट से जीते थे। लेकिन इस बार आप और AIMIM के आने से कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि इस बार सोमनाथ का मुसलमान मोदी मोदी भी कर रहा है। भाजप ये हमारा काजली का खड़ा है ना, मानसिंह भाई परमार, उसको देने का, वो अच्छा काम करता है हमारे लिए। अच्छा, काजली का गाँव में। अच्छा, आप जानते हैं मानसिंह परमार? हाँ, हमारा पिछली बार तो यहाँ से कांग्रेस जीती थी। हाँ, कांग्रेस जीती थी, ये बार भाजपा को डालने का। मोदी जी यहाँ पे आए थे रैली करने के लिए, लगता है उसका असर होगा? हाँ, होगा 100% होगा। जो मुस्लिम समाज में कितने लोग वोट डालते हैं बीजेपी? 50% डलेगा। नहीं, आपके इलाके में तो सब पार्टियां भी बराबर का जोड़ दे रही है, तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते। हाँ, आज तो मोदी जी भी आए थे तो अब पब्लिक क्या निर्णय लेती है वो तो। मोदी जी जब आते हैं, भाषण होता है उनका, उसका असर होता है? अरे वो तो सबको पता है, बहुत होता है ऐसा। यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग मोदी जी को वोट करते हैं? देखो, इतना तो सबका तो कह नहीं सकते, और कुछ लोग देते भी होंगे ही ना, तभी तो सब इतने सालों से मोदी जी है ही। और ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसे कि कोई भी जाति दुश्मनी, तो ऐसा कोई नहीं ऐसा। इस बार कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आप लोगों के इलाके में से जीत रही है? अभी तो कुछ कहा नहीं जाता है। अभी कांग्रेस का भी सुना था और केजरीवाल का भी सुना था, शायद इसमें भाजपा भी बाजी मर जाए, ऐसा दिखता है कुछ। अभी जो सरकार है उसके कामकाज से आप लोग खुश हैं? लग रहा है कि काम कर रही है? हाँ, बहुत अच्छा है, अच्छा चलता है। हाँ, बहुत अच्छा विकास होता है। अभी रोड का काम भी चालू है उधर। हाँ, अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाजपा सरकार। हाँ, अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, मोदी जी आए थे यहाँ पे अभी भाषण देने, उसका कोई असर होता है? हाँ, बहुत पे। हाँ, अच्छा होता है ना, क्यों नहीं। बहुत भीड़ लगी थी उधर। हाँ। रफीक साहब, ये बताओ कि कौन सी पार्टी जीत रही है आप लोगों के इलाके में, क्या लग रहा है? मुझे तो ये लग रहा है कि सभी तीनों पार्टी अच्छी है। हाँ। और उम्मीदवार भी हमको लगता है कि ठीक है, लेकिन आगे क्या होगा वो मालूम नहीं। आज मोदी जी की रैली भी थी आप लोगों के बिल्कुल पास में, क्या लग रहा है उसका कोई असर होता है?
जी देखो, इलेक्शन आता है तो सब लोग आते हैं, नई नई बातें करते हैं, काम भी हो रहा है। हमारे हिसाब से तो ये मोदी की सरकार है तो ठीक है। ठीक है। अच्छा, मुस्लिम समुदाय के लोग वोट करते हैं मोदी जी को? जी मोदी जैसी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी में जो लोग भाषण ऐसा करते हैं तो उसे वोटिंग करने के अंदर भी हमको दिक्कत होती है। बोलते हैं कि मुसलमान को वोट की कोई ज़रूरत नहीं है और हमारा कोई मुसलमान को पार्टी में कोई शामिल नहीं करता है। जैसे कि यहाँ का छोटा मोटा गांव है ये सोमनाथ, तो हमारा कोई प्रमुख नहीं है, हमारा कोई नहीं है। प्रधानमंत्री उन्हीं पिच पर पहुंच रहे हैं जहां बीजेपी कमजोर थी। अब समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के सोमनाथ आने का मतलब क्या है। नरेंद्र भाई को चाहने वाली पब्लिक भी बहुत है। मतलब नरेंद्र भाई की खाली रैली की वजह से पूरे इलाके में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में उसकी असर होती है और हमें विश्वास है नरेंद्र भाई ने भगवान सोमनाथ के दर्शन किए, उस पर शीश झुका के आज से इलेक्शन की पहली रैली की सोमनाथ से शुरुआत की है। और 2017 के विधानसभा क्षेत्र में आपके गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में चारों सीट कांग्रेस के पास चली गई थी। ऐसा क्या है कि ये इलाका जो है थोड़ा सा कमज़ोर रहता है? अगर इस सीट की भी बात करें तो एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस आती है। पिछली बार की बात करूं तो मैं पिछली बार कहीं ना कहीं पार्टी की कोई ना कोई गलती थी। ये चारों विधानसभा कम्युनिटी वाइज जो बाइफरकेट करने की ज़रूरत थी वो पार्टी ने पिछली बार नहीं की थी और उसकी वजह से हमें चार विधानसभा के ऊपर परिणाम भुगतना पड़ा। इस बार हरेक ज्ञाति को इलेक्शन का कैंडिडेट बनाया है। मानो मैं कारड़ी राजपूत समाज से आता हूं तो सोमनाथ में से हूं, तलाला में से आहिर समाज से भगवान भाई बारड़ है, कोड़ीनार तो ऐसी सीट है तो वहाँ पे डॉक्टर प्रद्युमन वाजा है और ऊना की बात करें तो वहाँ पे तो कोली है। तो हर एक ज्ञाति को कहीं ना कहीं प्रतिनिधि तो मिल गया है, तो हर ज्ञाति बीजेपी के साथ रहेगी और हर कम्युनिटी बीजेपी को वोट देगी और हम चारों सीट जीतेंगे। पूरे गुजरात में चर्चा यही है, मुसलमान का वोट जितना ज्यादा ओवैसी को पड़ेगा या फिर आप में बंटेगा उतना बीजेपी के जीतने के चांस बढ़ेंगे। सोमनाथ का सैंपल आपने देख लिया, अब सिद्धपुर चलते हैं। संवाददाता मनीष भट्टाचार्य कांग्रेस के उम्मीदवार चंदन ठाकुर के मुस्लिमों की पैरवी वाले बयान का आफ्टर इफेक्ट चेक कर रहे थे। पहले पूरा बयान सुनिए, फिर इसके इम्पैक्ट को देखेंगे। એનું એક જ ઉદાહરણ આપો, એનઆરસી ના મુદ્દા પર મારી સોનિયા ગાંધી, મારો રાહુલ ગાંધી અને મારી પ્રિયંકા ગાંધી રોડ પર આવી। 18 પ્રકારના પક્ષો હતા, એક પણ પક્ષે મુસ્લિમ સમાજની દલીલ ના કરી, મુસ્લિમ સમાજની તરફદારી ના કરી। આ એક જ પાર્ટી એવી છે કે જે તમને અનુસરે છે, તમારી રખેવાળી કરે છે, તમારી રક્ષા કરે છે અને તમારું આખા દેશમાં રક્ષણ પૂરું પાડે છે। આ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ તમને કેટલીક જગ્યાએ ડિસ્ટર્બ કરવાનું કામ કર્યું। આ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ 3 તલાકના નામે મુદ્દો ચલાવી અને 3 તલાકના મુદ્દા પર સુપ્રીમ કોર્ટમાં મોહર મરાઈ અને એ કાયદા નાબૂદ કરવાનું કામ કર્યું। આ ભારતીય જનતા પાર્ટી કોંગ્રેસની સરકારમાં તમને હજ જવા માટે કમિટીના પૈસા મળતા હતા, હજ જવા માટે તમને સબસિડી મળતી હતી। હજની સબસિડી આ લોકોએ ભારતીય જનતા પાર્ટીની કુપટ નીતિના કારણે તમારી હજની સબસિડી પણ રદ કરી। ત્યારે તમને એટલેથી નહીં, તમારે લઘુમતી સંસ્થાઓમાં તમને તમને સબસિડી મળતી હતી, છોકરાઓને ભણાવવા માટેની જે સબસિડી મળતી હતી, આ લોકોએ કુપટ નીતિના કારણે એમની મનસાના કારણે તમારા ઉપર તળાપો મારી અને સબસિડી બંધ કરી નાખી। ચેતી જજો આવવાવાળા સમયમાં ફરી આ લોકો આપણા ઉપર દબંગગીરી ના કરી જાય। આવતીકાલનો પ્રસંગ સાપીમાં બની ગયેલો છે, તમારા બધાના નજર સમક્ષ છે। આ પ્રસંગને અમે લોકો તમારી રક્ષણ કરશું, અમે લોકો તમારી રખેવાળી કરશું, અમે તમારી ચોયવણી વચ નહીં ઉતરવાથી એવી સૌને ખાતરી। चंदन ठाकुर की मुश्किल ये है कि सिद्धपुर के करीब 22% मुसलमान जो कांग्रेस को अब तक वोट देते आ रहे थे, जिनकी बदौलत 2012 के चुनाव में कांग्रेस के बलवंत सिंह राजपूत ने बीजेपी के जय नारायण व्यास को 25,824 वोट से हराया था। 2017 के चुनाव में कांग्रेस के चंदन ठाकुर ने बीजेपी के जय नारायण व्यास को 17,260 वोट से हराया। बीजेपी को हार भले मिली लेकिन मार्जिन कम हुआ। कांग्रेस को इसी बात का डर है
कि अगर मुस्लिम वोट में केजरीवाल और ओवैसी ने सेंध लगाई तो बीजेपी की लाइन क्लियर हो जाएगी। आपके ओवैसी साहब को तो लोग कहते हैं, इनफैक्ट मुस्लिम समाज के ही लोग कहते हैं कि ये बी टीम के हैं, ये तो बीजेपी के लिए काम करते हैं। आज मुझे भी कहते हैं बी टीम के लिए, मुझे भी कह रहे हैं, मुझे भी मैं जाबाज लड़ूंगा, हर समाज को मैं जवाब भी दे सकता हूँ कि मैं मेरी ईमानदारी से, मेरे हक से मैं लड़ रहा हूँ उम्मत के लिए और पब्लिक के लिए, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरे लिए नहीं। लेकिन वो ओवैसी साहब जब यहाँ पर आए थे वो तो कह रहे थे कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई पार्टी हो, मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं करती है, मजबूर करती है। आप ही क्यों रहनुमा बन रहे हैं मुस्लिमों के, मुझे नहीं समझ में आता है। कांग्रेस हमको डरा रही है कि आप बीजेपी से हमको वोट दो, हमको डरा रही है, बीजेपी से डरा रही है, हमको वोट दो, ऐसे वोट लेके चला जाने का, फिर हमारा कुछ काम नहीं करने। मुस्लिम वोट सिद्धपुर में क्या अहमियत रखता है, कांग्रेस विधायक चंदन ठाकुर को पता है, इसीलिए वो ऐसा बयान दे रहे हैं। लेकिन इस बार 2017 वाले हालात नहीं। सिद्धपुर का वोट मीटर किधर जा रहा है, ये समझने की कोशिश की इंडिया टीवी संवाददाता भास्कर मिश्रा ने। का मुद्दा है, पहले है ना जैन व्यास थे बीजेपी में, इससे पहले जैन वो भी जीतते थे, वो भी ना उसमें पानी नहीं लाया था। और मेरा गाँव है जाफरीपुरा, उसमें भी पानी कांग्रेस की सरकार की बीजेपी वाले ने लाया था, क्योंकि वो कैंडिडेट अच्छा था। अच्छा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इधर है ना पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, आदमी अच्छा होना चाहिए। समझ नहीं समझे बात को। बलवंत भी था, वो चला गया भाजपा में, तो आदमी खराब हो गया ना। पार्टी बनाई जो उसने, बीजेपी कांग्रेस ही थी यहाँ पे। अब एक और जो हमारा जो बीजेपी का कैंडिडेट है, वो है नहीं, कुछ नहीं, ओवैसी का कुछ नहीं है, कुछ नहीं आएगा। ऐसा बताइए, केजरीवाल भी है, केजरीवाल भी आया है, केजरीवाल भी आया हुआ है। हाँ, जयनारायण व्यास का मुद्दा था, सबका साथ सबका विकास। हाँ, और जयनारायण व्यास भी कांग्रेस में अभी खड़ा है। वो भी बीजेपी का आदमी है, जो जिसने कैंडिडेट है, जो एमआईएम का कैंडिडेट है, वो भी बीजेपी का आदमी है। और अब बात बैटल ऑफ कैपिटल की। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में आज बीजेपी ने कार्पेट बॉम्बिंग स्टाइल में चुनाव प्रचार किया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर केंद्रीय मंत्री और सांसदों तक 14 बड़े नेताओं ने दिल्ली के लगभग 200 एमसीडी वार्ड्स को टच किया। बीजेपी नेताओं के निशाने पर रहे अरविंद केजरीवाल। हालांकि आज बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमले का पहला मोर्चा सोशल मीडिया पर खोला। वहीं अरविंद केजरीवाल ने गुजरात से अपना फोकस वापस दिल्ली की तरफ मोड़ दिया है। केजरीवाल को पता है कि अगर एमसीडी का चुनाव हारे तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसलिए अपने खिलाफ बीजेपी के सोशल मीडिया कैंपेन के जवाब में आज केजरीवाल ने दिल्ली को नया नारा दिया। दिल्ली की दूसरी सरकार की लड़ाई अब क्लाइमैक्स पर पहुंच गई है। कैरेक्टर अपने अपने रोल में आ चुके हैं। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में बीजेपी ने सोशल मीडिया को इलेक्टोरल वॉर का बड़ा मोर्चा बनाया है। बीजेपी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आम आदमी पार्टी की पोल खोल रही है। बीजेपी के आईटी डिपार्टमेंट के हेड अमित मालवीय ने पौराणिक किरदारों की मदद से आम आदमी पार्टी के दावों का पर्दाफाश किया। बताया कि जो आम आदमी पार्टी पंजाब को जन्नत बनाने का ख्वाब दिखाकर सत्ता में आई, उसके राज में अब पंजाब का क्या हाल है। प्रभु, पंजाब में मर्डर का आंकड़ा तो आसमान छू रहा है। चलो देख कर आते हैं। चित्रगुप्त, यहाँ तो दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। हाँ प्रभु, पंजाब में कानून नाम की चीज ही नहीं बची। क्या बात कर रहे हैं? एक व्यक्ति ने पंजाब में सुख शांति लौटाने का वादा करके मौका मांगा था, पर उल्टा इस प्रदेश को अलगाववादियों के हाथों में छोड़कर चुनावी टूरिस्ट बन पूरे देश में घूम रहा है। बड़ा ही दगाबाज आदमी। हाँ, इस व्यक्ति को जिसने दिया मौका उसको मिला धोखा। ये आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का न पहला वार था और न ही आखिरी। दिल्ली का चुनाव जितना जमीनी प्रचार से लड़ा जा रहा है, उससे कहीं ज्यादा शिद्दत
डिजिटल मोर्चे पर दिख रही है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ सोशल मीडिया पर जबरदस्त जंग छिड़ रखी है। किसी पोस्ट में धुआं है, किसी में गोली बारूद और कहीं मसाज पार्लर। लो जी भाई बता जरा। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा। अरे वो नहीं, जब सत्येंद्र जेल में बंद है, जब से उस दौरान उनको वहां पर गिरने से चोट लगी है। उनकी रीढ़ की हड्डी में जो L5-S1 डिस्क है उससे उनकी नर्व पिंच हो गई है। उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। उसके बाद में उनकी 2 सर्जरी वहां पे हुई और साथ साथ डॉक्टर्स ने फिजियोथेरेपी रिकमेंड किया है उनको वहां से डिस्चार्ज करते हुए। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? दिल्ली के चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के झूठे वादों को, केजरीवाल गवर्नमेंट के करप्शन को उजागर करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की चुनावी लड़ाई में आज टॉप 10 कर रहा था मसाज पार्लर। जेल में सत्येंद्र जैन के मसाज कराने का वीडियो वायरल होने को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। जेल में सत्येंद्र जैन के मसाज को लेकर ट्विटर पर आम आदमी पार्टी को घेरने के साथ ही बीजेपी ने जमीनी मोर्चा भी खोल दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। जो उनके तरफ से जवाब आए हैं, उन जवाबों को सुनने के बाद हंसी आती है कि कोई उसको फिजियोथेरेपी का नाम दे रहा है, कोई अपने बचाव के लिए न जाने क्या क्या बातें कह रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या इस देश में जेल में कैदी के कमरे में ऐसी व्यवस्था होती है? आप सभी को पता ही है, ये सत्येंद्र जैन जो अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े राजदार हैं, इनके ऊपर हवाला के केस, हवाला के जो आरोप है वो सिद्ध हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में हमारा जो ये लाइन है कि अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार से इनको बचाने की और जेल के सुविधाओं का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो यही सिद्ध करता है कि अरविंद केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन, ये लोग फितरती बेईमान हैं। एक तरफ डिजिटल वॉर ऑफ इलेक्शन है तो दूसरी तरफ बैटल ऑफ वर्ड्स के असली योद्धा भी मैदान में। मगर असली लड़ाई फिलहाल सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि डिजिटल फ्रंट पर अगर उसे कोई चुनौती दे सकता है तो वो आम आदमी पार्टी है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी के दावों को एक्सपोज करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत सोशल मीडिया पर लगा रखी है। दिल्ली में बीजेपी के सभी नेताओं के ट्विटर हैंडल हाइपर एक्टिव है। बीजेपी आईटी डिपार्टमेंट के हेड अमित मालवीय, बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा, मीनाक्षी लेखी, रमेश बिधूड़ी, मनोज तिवारी। सोशल मीडिया पर बीजेपी के बड़े चेहरे तेजिंदर बग्गा, कपिल मिश्रा, सबके ट्विटर हैंडल सुपरचार्ज्ड हैं। हर ट्वीट का निशाना आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल है। सोशल मीडिया पर चल रहे इस चुनावी मुकाबले में आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है, क्योंकि अगर बीजेपी का आईटी डिपार्टमेंट केजरीवाल के दावों की पोल खोल रहा है तो आम आदमी पार्टी भी अपनी कामयाबी का ढोल पीटने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रही है। आज सुबह ये वीडियो ट्वीट करके आम आदमी पार्टी ने ये दिखाने की कोशिश की कि केजरीवाल को कितनी दुआएं मिल रही हैं। माता रानी धरती पे फिर केजरीवाल का जन्म हुए, माता रानी की कृपा हमारी नहीं मतलब ये हर साल जैसे एक त्योहार होता है ना, उसके हिसाब से हर साल उसकी खुशियाँ देखें हम। अच्छा, हमारे आप
ऐसा क्यों वैसे हम चाहते हैं कि केजरीवाल तो अभी है और है रहे हमेशा। अच्छा, आपका दुआ है? हमारा दुआ उसकी हर जन्म साथ रहे, माता रानी कृपा दया करे। क्यों, आप लोगों के लिए क्या कुछ अच्छा किया है? मैं हर तरह से मोहताज हूँ, इतनी मोहताज हूँ ना, आज उसकी बदौलत मैं कहीं जाती हूँ तो अपना मांग खा के आता हूँ। अच्छा, मेरे को आपके लिए क्या कुछ किया है उन्होंने? मैंने कुछ मांगा ही नहीं है, फ्री सेवा है, उस फ्री सेवा में कहीं जाती हूँ ना। अच्छा, बस में मेरे लिए बहुत बड़ा, इस बात के लिए मैं दुआ करती हूँ, माता रानी हम गरीबों की दुआ लगे, वो हमेशा कामयाब है। केजरीवाल जी नाटक में ही बेस्ट है। मैंने तो दिखाई नहीं देता हूँ कि नाटक का सिवा वो क्या करता है। हर जगह में जाके नाटक ही करता है। तो कम से कम दिल्ली में दंगा फसाद बंद करवाए, दिल्ली को शांति में रहने दीजिए, इतना ही मेरा उनसे विनती है। आप चुनाव का चक्कर छोड़ो। वो सोचता है हिंदू दुश्मन है, लेकिन हिंदू बिना भारत हो सकता है क्या? तो जहाँ भी हिंदू है उनको भारत आना अधिकार है। ये केजरीवाल जी को समझना चाहिए। और जैसे वो सीए का एजिटेशन का समय दिल्ली में जो दंगा फसाद करवाया है, उसके लिए उनको माफी भी मांगना चाहिए। और क्लियरली एक बार उनको दिमाग में होना चाहिए कि खाली पब्लिसिटी करके आप एक झूठ को हमेशा सच नहीं कर सकते हो। रोज ये मेरे काम रोकते हैं, इतने काम रोकते हैं, ये इतने काम रोकते हैं, देखते हो आप लोग। एक एलजी साहब बिठा रखे हैं इन्होंने, और एक ये बीजेपी वाले रोज मेरे काम रोकते हैं। काम रोकने वालों को वोट मत देना, काम करने वालों को वोट देना। जो दिल्ली को रोकता है, जो दिल्ली के काम रोकता है, उसको वोट मत देना। जो दिल्ली वालों के काम करता है उसको वोट देना। जो दिल्ली चलाता है उसको वोट देना। जो दिल्ली को रोकता है उनको वोट मत देना। दोस्तों, जाहिर है मुकाबला कड़ा भी है और दिलचस्प भी। दिल्ली की चुनावी लड़ाई को आम आदमी पार्टी कितनी सीरियसली ले रही है, उसे समझना हो तो आपको अरविंद केजरीवाल के टूर की टाइमलाइन पर जाना होगा। जो अरविंद केजरीवाल अभी कुछ दिनों पहले तक हर दिन गुजरात में नजर आते थे, वो अब दिल्ली में सभाएं करने लगे हैं। आज केजरीवाल ने दिल्ली के करोल बाग में सभा की। केजरीवाल ने जनता से दिल्ली को जन्नत बनाने वाले ढेर सारे वादे किए और इसके साथ साथ वार्निंग भी दे डाली। आप लोगों ने 70 में से 67 सीट दी थी, अब मेरे को उसी का टेस्ट आ गया। 70 में से 67, उससे कम नहीं चलेगा। बिल्कुल, तो 200 में 250 में से 230 सीट चाहिए। पक्की बात? पक्का। तो अच्छा, अब देखो, दिल्ली में हमारी सरकार, एमसीडी में भी सरकार बनने जा रही है, तो दिल्ली में काम तो हम ही कराएंगे। अब अगर गलती से आप सब लोग बता देना अपनी अपनी कॉलोनी में, गलती से भी अगर आपने बीजेपी वाले को जिता दिया तो काम सारे बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो तो लड़ेगा हमसे। अगर गलती से भी आप लोगों ने बीजेपी वाले को जिता दिया, काम सारे बंद हो जाएंगे। वो लड़ेगा बैठ के हमारे साथ, वो धरना देगा मेरे को, वो इसी तरह से जैसे ये डिस्टर्ब कर रहे हैं वो भी डिस्टर्ब करेगा। आप चाहते हो अगले 5 साल तक यही चलता रहे? नहीं। तो बस एक ही चीज याद रखनी है, अपने अपने इलाके में बोल देना, ऊपर भी केजरीवाल है, नीचे भी केजरीवाल है, काम केजरीवाल करेगा। गलती से भी बीजेपी वालों को मत ले आना, नहीं तो 5 साल नरक बना देंगे तुम्हारी जिंदगी। 5 साल नरक बना देंगे। अरविंद केजरीवाल के साथ उनके डिप्टी मनीष सिसोदिया भी थे, जिनके दामन शराब घोटाले की छींटों से दागदार हैं। केजरीवाल ने जनता को अपनी जीत की डिमांड बताई, तो मनीष सिसोदिया ने पब्लिक से नारे लगवाए। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा, वहां से पूरी दिल्ली के लिए एक नारा निकल रहा है, सरकार केजरीवाल की पार्षद। तो मैं आपसे बोलूंगा, सरकार केजरीवाल की, आप नारा लगा के बताइए पार्षद केजरीवाल का। ये एक एक वार्ड के लिए मैसेज है, सरकार केजरीवाल की, सरकार केजरीवाल की,
शतक सरकार केजरीवाल की, सरकार केजरीवाल की। पहाड़गंज की सभा में केजरीवाल ने कांग्रेस के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा को आम आदमी पार्टी ज्वाइन कराई। एमसीडी चुनाव से ठीक पहले महाबल मिश्रा को आम आदमी पार्टी में लाने का एक ही मकसद है, दिल्ली में बसे पूर्वांचलियों के वोट साधना। अभी एक बड़ी खुशखबरी है, दिल्ली के बहुत बड़े नेता और खासकर पूर्वांचल समाज के नेता महाबल मिश्रा जी आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, मनीष सिसोदिया जिंदाबाद। पहाड़गंज में केजरीवाल की ये चुनावी पार्टी मजे में चल रही थी कि बीच में खलल पड़ गया, मजा किरकिरा हो गया, रंग में भंग पड़ गया। आंगनबाड़ी की 800 से ज्यादा वर्कर केजरीवाल की सभा में पहुंच गए, प्रोटेस्ट करने लगी। केजरीवाल को धोखेबाज कहा। केजरीवाल के सपोर्टर्स ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन नाकाम रहे। एक साल से केजरीवाल ने 884 लोगों को, बेगुनाह लेडीजों को, विधवा तलाकशुदा टर्मिनेट किया इसने, और हमने इसकी पार्टी बनवाई थी, तब भी उसके बावजूद भी। आप लोग आंगनबाड़ी वर्कर हैं? हाँ। क्या मांग क्या आप लोगों की? हमारा टर्मिनेशन रद्द करेंगे, इलीगल टर्मिनेशन रद्द करें, बस हमारी कोई डिमांड नहीं है। आप लोग काम कर रहे हैं अभी? यस। तो ये तो हमारी मांगे है ना। हम आंगनबाड़ी में जॉब करते थे, इसने एक साल पहले हमें टर्मिनेट किया, 1000 लेडीज है, और हमें ये जब कभी भी हमारा मिलने का टाइम होता है तो ये हमारा लिए आपको बता दें, अभी ये केजरीवाल यहाँ जुमलेबाजी कर रहा है। यहाँ पे आंगनबाड़ी की 884 महिला कर्मियों को काम से निकाल दिया, सिर्फ इसलिए कि वो कह रही थी कि 4,500 रुपए में और 9,500 में हम बेगारी। केजरीवाल जी दिल्ली के लिए सही है। मेरा नाम प्रियंवदा है, मैं दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन से हूँ। हमारी यूनियन तब से ये बात कर रही है कि जिन आंगनबाड़ी कर्मियों को निकाला गया है उनके घर का चूल्हा चौखट नहीं चल रहा है, बच्चे भूखे हैं, उनको तत्काल बहाल किया जाए। केजरीवाल की इसी वादा खिलाफी को बीजेपी ने एमसीडी चुनाव का बड़ा मुद्दा बनाया है। दिल्ली नगर निगम की 250 सीटों की लड़ाई में बीजेपी ने रोड शो, रैलियों, नुक्कड़ सभाओं की कारपेट बॉम्बिंग वाले अभियान का आगाज कर दिया है। यह पार्टी ऊपर से नीचे बेशर्मी से भरी हुई है और आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और कुशासन की मूर्ति है, और इनको नियमों को ताक पर रखकर धज्जियां उड़ाना इनकी आदत है। ये इनके चाल, चरित्र और चेहरा को बेनकाब करता है, और दिल्ली की जनता ने और देश की जनता ने और दुनिया ने भली भांति देखा है, और इसका जवाब देने के लिए एमसीडी का चुनाव एक माध्यम बनेगा। पार्टी अध्यक्ष, केंद्र के मंत्री, दिल्ली के सांसद, कई राज्यों के सीएम और मंत्री दिल्ली नगर निगम के चुनाव में आज बीजेपी ने एक साथ एमसीडी के 200 से ज्यादा वार्ड को टच किया। मैं मनोज तिवारी जी को पूछ रहा था कि ये फ्लाईओवर केजरीवाल जी ने बनाया क्या? बोले नहीं, भारत सरकार ने बनाया। फिर मैंने उनको पूछा, इतना बड़ा एलिवेटेड रोड बना रहा है, कौन बना रहा है? बोले ये भी एलिवेटेड रोड गडकरी जी बना रहा है, नरेंद्र मोदी जी बना रहा है। तो मैं बोला, मैं पूछा केजरीवाल जी क्या कर रहा है? बोले मोहल्ला क्लिनिक बना रहा है। तो मेरा उनको ये पूछना है कि दिल्ली को एम्स का जरूरत है, दिल्ली को मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जरूरत है। तो आपने जो दिल्ली का बात बोलता है, वो दिल्ली कभी लंदन नहीं बनेगा, कभी न्यूयॉर्क नहीं बनेगा। हमारा देश में हमें सिविल कोड चाहिए, हमारा देश में लाठ जिहाद का खिलाफ हमें कानून चाहिए, और देश में कोई आफ्ता जैसा शौच निकाले तो सीधा फांसी काट में जाना चाहिए। ऐसा कानून हमारा देश को चाहिए। बीजेपी के प्रचार के 2 मेन थ्रस्ट हैं। पहला तो नगर निगम के जरिए बीजेपी के कामों की उपलब्धियां गिनाना, और दूसरा केजरीवाल गवर्नमेंट की वादा खिलाफी के बारे में
जनता को बताना। जो आज दिल्ली की एक सरकार पार्ट टाइम मुख्यमंत्री बनकर चला रहा है, मैं इसको पार्ट टाइम मुख्यमंत्री कहता हूं, पूरा मुख्यमंत्री नहीं कहता हूं, क्योंकि दिल्ली की जनता छोड़कर ये अलग अलग प्रदेशों में जाकर के बड़े बड़े सपने लेने लगता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।